हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो हम जो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एनसीईआरटी में ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर दिया गया है आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसको वन शॉट में कवर करने का प्रयास करेंगे। ये चैप्टर देखो, अगर नीट में इसके वेटेज की बात करें तो अराउंड 3 क्वेश्चन यहाँ से हमेशा ही बन ही जाते हैं। तो आप लगा के चलो कि 12 मार्क्स अगर आप एक बार इस वन शॉट को देख लेंगे तो आपके 12 मार्क्स जो हैं वो गारंटेड हो जाएंगे कि 12 तो आप छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डिस्कस करेंगे। प्लस इफ आउटसाइड ऑफ द एनसीईआरटी आल्सो अगर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं, हम उनको भी कवर करने का कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यूसली देखना एंड एनसीईआरटी खोल के बैठो, आपका रिवाइज भी होता जाएगा। सो रेस्पिरेशन की बात करें, सबसे पहले रेस्पिरेशन। तो देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो सेल्स हैं, सेल्स मिलकर टिश्यू बना हुआ है। तो मैं मानो ये सेल है, सेल में हमेशा क्या हो रहा है कि सेल को अगर देखो, हर सेल को वर्क करने के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। वो एनर्जी कैसे बनती है? ग्लूकोज का कॉम्बशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट लिबरेट्स द एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, अब क्या है, अगर हमें सेल को वर्क करवाना है, सेल से मेटाबॉलिक एक्टिविटी करवानी है, तो उसको ऑक्सीजन का कॉन्टिन्यूस सप्लाई चाहिए। सो हमें कहीं से एक्सटर्नल सोर्स से ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। प्लस ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, देखो अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी में, तो ये एसिडिटी ज़्यादा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है तो इट डिक्रीजेस द पीएच, और ज़्यादा पीएच कम हो जाता है तो एसिडिटी बढ़ जाती है। एसिडिटी बढ़ जाती है तो सेल्स जो हैं वो डाई कर जाते हैं, सेल मर जाते हैं। तो सेल मरे ना, इसलिए इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस सेल से हटा के बाहर निकालना पड़ेगा। तो जो हमारा ये रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ये ब्रॉड टर्म है। रेस्पिरेशन इज नॉट ओनली you know concerned with a single step. respiration is a broad term which includes कि इसमें हम कैसे ऑक्सीजन को एक्सटर्नल सोर्स से लाया जाए सेल तक, उस सेल में उस ऑक्सीजन का यूटिलाइज हो, और उस यूटिलाइजेशन के बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड बने, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे टिश्यू से आउटसाइड द बॉडी फेंका जाए, आउटसाइड द बॉडी रिलीज किया जाए, उस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन के दो पार्ट है, एक तो ये फिजिकल भी प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। फिजिकल में क्या होता है कि गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है सिर्फ, और केमिकल में क्या होता है, उनका यूटिलाइजेशन होता है। आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ आते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन है, ये सब एनसीईआरटी से लिखा गया है, जितना भी टेक्स्ट मिलेगा आपको एनसीईआरटी का है। तो बोले ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड टू डिराइव द एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड which is harmful is also released during these reactions, catabolic reactions. It is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cells and carbon dioxide produced by the cells has to be released out. This process of exchange of oxygen from the atmosphere with carbon dioxide from the cell is called breathing, commonly known as respiration. So वही बात जो हमने यहाँ करी वही लिखा हुआ है। तो देखो, अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ देखो, सबसे पहले बाहर होगी हवा, राइट। हवा में है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हम एक बार अंदर को सांस लेते हैं तो इसको हम बोल देते हैं इनहेलेशन, और सांस छोड़ते हैं तो इसको हम बोल देते हैं एक्सलेशन। तो इनहेलेशन और एक्सलेशन में क्या हो रहा है, बेसिकली हम हवा को, एयर को एटमॉस्फेयर से, यहाँ हो गया एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से एयर को हम जो है एल्वियोलस के लेवल तक लेके जा रहे हैं, और एल्वियोलाई से जो एयर है उसको बाहर लेके आ रहे हैं इनटू द एटमॉस्फेयर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। सो दिस इज द पल्मोनरी वेंटिलेशन, और इसी को हम ब्रीथिंग कह देते हैं, ब्रीथिंग। इसमें कुछ नहीं हो रहा, बस एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन, एयर जो है, जो कि ऑक्सीजन रिच है, दैट इज गोइंग इनटू द एल्वियोलस, और एल्वियोलस में जो एयर है वो जो है वो वापस एटमॉस्फेयर में जा रही है। इसके दो स्टेप कंपोनेंट्स हो गए, एक इनहेलेशन दैट इज द इनहेलिंग द एयर, एंड एक्सहेलेशन दैट इज एक्सहेलिंग आउट द एयर। अब देखो, जब हवा पहुंच रही है एल्वियोलस में, यहाँ एल्वियोलस में देखो, जब हवा पहुंच रही है तो अब ऑक्सीजन जो है इट डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड से एल्वियोलस में जाता है। तो यहाँ पे हो रहा है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन नंबर 1। तो दिस इज अ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन नंबर 1। ओके,
So oxygen is getting diffused into the blood and carbon dioxide which is there in the blood is getting diffused out into the alveolus. यहाँ से carbon dioxide वापस चला जाएगा by the process of exhalation. Now this oxygen rich blood, it goes here to the tissue. In the tissue there is again diffusion. This oxygen gets into the tissue. ये oxygen tissue में चला जाता है और tissue में जो carbon dioxide बन रहा था वो जो है blood में वापस आ जाता है. तो यहाँ पे हो गया diffusion number 2. Okay, and in the cell or in the tissue, this oxygen is utilized to produce the energy and the carbon dioxide is released as a result of this reaction. तो ये fourth right. So this was diffusion 1. इसको हम बोल देते हैं भैया, ये जो diffusion 1 हुआ इसको ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट था, कंपोनेंट 1. ये था हमारा कंपोनेंट 1. दिस इज कंपोनेंट 2 ऑफ रेस्पिरेशन. इसको हम बोल देते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. Diffusion of gases at the level of alveolus is called external respiration. This is also component of respiration. Now this diffusion second which is happening at the tissue level, this is the third component of respiration. We call it internal respiration. Internal respiration. And the chemical reaction that is taking place inside the cell, जो chemical reaction cell में हो रही है to liberate the energy, this is the fourth component of respiration where the oxygen is utilized and carbon dioxide is produced. इसको हम बोल देते हैं cellular respiration. So you get to know the four components of respiration. So यहाँ पे डिस्कस किया रेस्पिरेशन में ये स्टेप्स होते हैं. पहले जो हमने ब्रीथिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन किया जिससे एटमॉस्फेयर एयर जो है वो एल्वियोलाई में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर जो है वो रिलीज होती है इनटू द एटमॉस्फेयर. ओके, ये एनसीईआरटी की लाइंस है. डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन. एल्वियोलाई के लेवल पे जो डिफ्यूजन होता है गैसेस इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल respiration. And transport, this oxygen and transport will be transported from the alveolus to the tissues with the help of blood. So ये transport होता है with the help of blood. Then diffusion of oxygen at the level of tissue, at tissue level. So इसको हम बोल देते हैं internal respiration. And this is utilization of oxygen by the cells for catabolic reactions. Resultant release of carbon dioxide cellular respiration. Catabolism क्या होता है? जब आप एक बड़े मॉलिक्यूल को, जैसे यहाँ पे क्या था, ग्लूकोज था, तो ग्लूकोज इज अ बिगर मॉलिक्यूल C6H12O6. इसको हमने ब्रेक किया विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड में. तो इसमें क्या हुआ कि जो बड़ा मॉलिक्यूल जब छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए उस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं. तो ये रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस. अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करते हैं. कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं. देखो, जो ऑर्गेनिज्म सिंपल होते हैं या इनिशियल, जैसे स्पंजस में, स्पंजस की बॉडी अगर आप देखोगे तो उनकी बॉडी में जो बॉडी है वो पूरी ऐसे बनी होती है सेल्स की, राइट. सेल्स जो हैं वो दे आर मच मोर इन कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेयर. जो भी ऑर्गेनिज्म लोअर ग्रेड के होते हैं उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि पूरी बॉडी जो है वो एक्सपोज होती है. तो एक्सपोज होने की वजह से इनको कोई सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है. ये जस्ट यहाँ से एटमॉस्फेयर नहीं होता है, यहाँ वाटर इन्वायरमेंट या सराउंडिंग कह लो. सराउंडिंग से ये क्या करते हैं, सराउंडिंग से ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है सेल्स में उसको बाहर निकाल लेते हैं. So this is what is happening in the simple diffusion. So किस किस में होता है, पहले स्पंजस में होता है, सिलेंट्रेट्स में होता है, प्लेटफॉर्म्स में होता है, इवन जो क्यूटेनियस होता है. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो है, क्यूटेनियस भी होता है, उसमें भी सिंपल डिफ्यूजन होता है. क्यूटेनियस या स्किन के थ्रू. तो अर्थफॉर्म में भी यही होता है. अर्थफॉर्म में क्या होता है कि जो बॉडी, जैसे यहाँ पे सेल हैं, दे आर एक्सपोज टू द सराउंडिंग, वहीं पे जो अर्थफॉर्म की स्किन होती है उसी के अराउंड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो अरेंज होता है. तो जब ऑक्सीजन का जैसे दिस इज अर्थफॉर्म की बॉडी, तो इसमें जो है क्या होता है कि इसके जो ब्लड वेसल्स हैं दे आर लाइंग क्लोज टू द स्किन. तो अब जब ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज होगा तो वो सीधा ब्लड में चला जाएगा. तो अब इसको जो है
ऑक्सीजन के डिफ्यूजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के डिफ्यूजन के लिए अलग से ऑर्गन जैसे लंग्स की जरूरत नहीं है, ये सिंपल यहाँ से ही डिफ्यूज हो जाता है इनटू द ब्लड, जो भी उनमें ब्लड होता है, एक्चुअली नॉट ब्लड बट बॉडी फ्लूइड। सो देन इज द ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स। ट्रैकियल ट्यूब्स जो होती हैं, जो ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स जो हैं, ये इंसेक्ट्स में होती है। जैसे आप यहाँ पे देखो तो आपको ग्रास होपर दिख रहा है, तो इनमें ये ऐसे ट्यूब्स बनी होती हैं, यहाँ पे कहीं पे बॉडी पे ओपनिंग होती है जिसको हम स्पाइरेकल बोलते हैं। स्पाइरेकल से हवा जो ये जो ट्यूब्यूल्स हैं इनसे जा जाकर ये गैस चैम्बर्स बने होते हैं, गैस चैम्बर, इन गैस चैम्बर में फिल हो जाती है और यहाँ से डिफ्यूज होकर ब्लड वेसल्स में या जहाँ भी बॉडी में ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की वहाँ ये चले जाती हैं। सो ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स, नॉट ऑल द इंसेक्ट्स बट फ्यू इंसेक्ट्स। बुक गिल्स, बुक गिल्स क्या होते हैं? गिल्स होती हैं जिनमें लैमिलाए जो है वो इस तरह से होता है कि वो बुक्स की पेज की तरह अपीयर करता है, तो इसलिए इसको बुक गिल्स कहते हैं। तो ये किस में होता है? हॉर्सशू क्रैब, लिमुलस में। लिमुलस जानते हैं, किंग क्रैब बोलते हैं, लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं। लिविंग फॉसिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि फॉर द मिलियन ऑफ ईयर्स दे हैव नॉट अंडरगोन एनी इवोल्यूशनरी चेंज। जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखें तो आज से मिलियंस ईयर पहले हम अलग तरह के थे, हमारे जॉ अलग तरह से थे, हमारी आंखें अलग तरह से, लेकिन इवोल्यूशन के साथ हम चेंज हुए। लेकिन ये किंग क्रैब ऐसे थे कि इनको अगर मिलियन ऑफ ईयर्स पहले जो इनके फॉसिल्स रहे होंगे वो भी वैसे ही हैं जैसे कि आज के टाइम पे हमें जो क्रैब मिलता है या लिमुलस मिलता है वैसा। तो इनमें होते हैं बुक गिल्स। वैसे ही बुक लंग्स होते हैं अरेक्निडा में, ये भी आर्थ्रोपोडा का ही मेंबर्स है। सो दे हैव बुक गिल्स। ये देखो इसका लैमिलाई जैसा है, जैसे बुक के पेज, दूर से देखेंगे तो बुक के पेज की तरह लगेगा। सो आपको ये याद रखना है इन विच ऑर्गेनिज्म विच काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज प्रेजेंट। देन गिल्स आर प्रेजेंट इन फिशेस, टैडपोल इज व्हाट? लार्वा फ्रॉग एंड एक्योटिक आर्थ्रोपोडा, दे हैव दिस गिल्स। द फिश टेक्स वाटर इनसाइड थ्रू द माउथ, और पानी को बाहर निकाल देती है। तो ये जो गिल्स होते हैं दे फिल्टर फीडर होते हैं, ये ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं और बाकी जो पानी है उसको वापस बाहर फेंक देते हैं। देन इज ट्यूबफिट। ट्यूबफिट जो है स्टारफिश में होता है। ये देखो इस तरह से होते हैं, ये सक्शन की मदद से पानी को अंदर लेते हैं और उस पानी से जो है उस पानी से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन और रेस्पिरेटरी गैसेस ये सब जो है निकालते हैं। तो दिस ट्यूबफिट आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे हेल्प इन इवन लोकोमोशन। ट्यूबफिट जो है ये इनका मल्टीपल फंक्शन, लोकोमोशन में भी मदद करता है, रेस्पिरेशन में भी मदद करता है और इवन न्यूट्रिशन में भी मदद करता है। ओके, देन वी हैव लंग्स। लंग्स आर प्रेजेंट इन हायर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सम एम्फीबिया टू mammalia, everyone have lungs। ओके, अब फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में एक डिस्टिंक्ट केस है, इसका लार्वा टैडपोल होता है, उसमें गिल्स होते हैं। एडल्ट फ्रॉग में तीन तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो माउथ कैविटी जो इनलार्ज हुई है इसको बोलते हैं बक्ट्रोफेरेंजियल कैविटी। इसका जो माउथ का रीजन होता है ये वाला, यहाँ पे इसकी लाइनिंग से जो है एयर का डिफ्यूजन हो पाता है। तो एक ये बक्ट्रोफेरेंजियल लाइनिंग से कर पाता है। दूसरा इसमें लंग्स होते हैं जो कि पुअरली डेवलप्ड लंग्स हैं, क्योंकि अभी अभी तो एम्फीबिया में लंग्स आना स्टार्ट हुए, उससे पहले लंग्स थे ही नहीं। तो पुअरली डेवलप्ड लंग्स होते हैं जिनका ये रियली ही यूज करता है, ज़्यादा यूज करता है ये अपने बक्ट्रोफेरेंजियल कैविटी का। उसके बाद यहाँ पे तीसरी तरह ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन या स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर लेता है। जब ये हाइबरनेट करते हैं फ्रॉग तो उस समय ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ही सबसे जो कहें कि मेजर रेस्पिरेशन का सोर्स रहता है। सो दीज वर द सम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। यहाँ पे पढ़ लो आप, 2 मिनट पॉज करो वीडियो और ये पढ़ लो कि किसमें कौन सा होता है, यही कुछ लिखा हुआ है। देन इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन है? सबसे पहले ये जो आपको बाहर को दिख रहा है इसको नोज कहते हैं। नोज में देखें तो 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं। ओके, नोज लीड्स इनटू अ चैम्बर जिसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में भैया हेयर्स भी होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? वेस्ट हेयर को क्या बोलते हैं? बिब्रीसाई बोलते हैं। ये ट्रैप करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को, आपको दिख रहे होंगे। तो ये ट्रैप करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को एंड उनको जो है वहाँ पे ही सस्पेंड कर लेते हैं ताकि हवा जो अंदर जाए वो साफ हो, क्लियर हो।
then this nasal cavity leads into this region is known as the pharynx. pharynx के 3 पार्ट होते हैं, pharynx के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है nasopharynx, देन होता है oropharynx, देन होता है laryngopharynx। देखो nasopharynx जो है इट इज फ्रॉम जस्ट वन सेकेंड, या सो nasopharynx जो है इट इज फ्रॉम nasal cavity to ओव्यूला। ओव्यूला तक जो पार्ट रहता है, ओव्यूला यहाँ पे होता था ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, यहाँ पे ओव्यूला होता था। तो जो nasopharynx है इट हेल्प्स इन द पैसेज ऑफ एयर, हवा के पैसेज में मदद करता है। तो ये ओव्यूला तक होता है। ओरोफेरिंक्स जो है ये ओव्यूला से लेके हायोइड बोन के लेवल तक होता है। हायोइड बोन होती है टंग के नीचे, और ये लैरिंजोफेरिंक्स है, ये हायोइड बोन के लेवल से लेके लैरिंक्स तक होता है। लैरिंक्स की तरफ है, इसको लैरिंजोफेरिंक्स कहते हैं। उसके बाद ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोल देते हैं हम, this is known as the larynx. Larynx is also known as the sound box. कार्टिलेज से बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है। अराउंड 9 कार्टिलेज होते हैं इसमें। एपिग्लॉटिस भी जिसका एक पार्ट है। एपिग्लॉटिस का पता है? एपिग्लॉटिस एपिग्लॉटिस जो है पहले मैं नंबरिंग कर लूं। सबसे पहला पार्ट था नोज के बाद था हमारी नजल कैविटी, देन था फेरिंक्स एंड देन इज द लैरिंक्स। अब लैरिंक्स के बारे में पढ़ा, साउंड बॉक्स होता है, 9 कार्टिलेजेस से बना होता है। एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेज है, ये क्या करता है, इट कवर्स द ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स। लैरिंक्स की ओपनिंग को हम जो है ग्लॉटिस बोलते हैं, क्योंकि ये ग्लॉटिस के ऊपर रहता है, इसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ये कार्टिलेज होता है, फ्लैप, ये क्लोज कर देता है लैरिंक्स को जब हम खाना खाते हैं, ताकि खाना जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना जाए, इसलिए एपिग्लॉटिस वहां पे रहता है और कवर कर लेता है ग्लॉटिस को या ट्रैक लैरिंक्स की ओपनिंग को, ताकि खाना जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक में जाए, ना कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में। लैरिंक्स के नीचे जो पार्ट स्टार्ट होता है, दिस पार्ट दिस इज नोन एज द फिफ्थ पार्ट, दिस इज नोन एज द ट्रैकिया। नाउ व्हाट डू दिस ट्रैकिया डू? ट्रैकिया में भैया पैसेज है एयर का। अब ट्रैकिया में क्या क्या खास बात है? ट्रैकिया की अगर हम बात करें तो ट्रैकिया जो है इट इज कवर्ड विद सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स। जैसे मैं ट्रैकिया को यहाँ पे दिखाऊं, ये ट्रैकिया आप ऊपर से देखो अगर काट के, तो इस ट्रैकिया के अराउंड जो है, ये जो आपको बीच में पर्पल कलर से दिख रहे हैं, ऐसे करके कार्टिलेज की रिंग होती है, और इस रिंग के यहाँ पे कुछ मसल होता है। इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, ये याद रखना, ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि पीछे से तो कवर कर नहीं रही। तो यहाँ पे होता है मसल के फाइबर्स जिसको हम बोलते हैं ट्रैकियलिस मस्कुलरिस। So this trachea is enclosed with the help of C-shaped cartilages। ये क्या करते हैं, इसको होल्ड करने में, ये ट्रैकिया जो है कोलैप्स ना करे, इसलिए कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। अब ट्रैकिया जो है आगे डिवाइड होता है, ट्रैकिया जो है कहाँ गया, ये जो आगे बाइफरकेट होता है एट द लेवल ऑफ एट T5 लेवल। थोरैसिक फिफ्थ वर्टिब्री, अगर आप पीछे से वर्टिब्री को, जैसे कि क्रेनियल होता है, थोरैसिक होता है, लंबर होता है, सैक्रल होता है, कोकाइजियल होता है, तो ये सब जैसे T5 जो वर्टिब्री है उस लेवल पे ये ट्रैकिया जो है बाइफरकेट कर देता है। बाइफरकेट करके ये बनाता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में भी सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रहता है। ये ब्रोंकाई जो है आगे डिवाइड होते हैं, ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल में,
और ब्रोंकियोल्स आगे जाके एल्वियोलाई में मिलते हैं। अब इनकी भी फर्दर डिवीजन होती है बीच में, जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। अब जो एल्वियोलाई होते हैं, दीज आर द एल्वियोलाई, they are very important. If bronchioles are the 7, alveoli is the 8th. This structure, this goal is known as the alveoli. alveoli के बारे में एनसीईआरटी बोलता है कि alveoli जो है, they are the structural and functional unit of lungs. लंग्स में जो सही काम हो रहा है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज का, वो तो एल्वियोलाई में हो रहा है। तो लंग्स का जो मेन पार्ट है, दैट आर द एल्वियोलाई। अब लंग की बात करें, अगर हम लंग्स की बात करें, यहाँ पे स्पेस नहीं है, लंग्स जो है इनके पार्ट पता चल जाए। अब लंग्स की बात करते हैं, यहाँ पे मैं लंग्स की बात कर रहा हूँ। देखो लंग्स हमारे पास दो हैं, ओके, एक ऐसे होता है और एक थोड़ा ऐसे होता है। दिस इज द लेफ्ट लंग, दिस इज द राइट लंग। अच्छा, लेफ्ट लंग जो होता है, इट हैज टू लोब्स। ये जो बीच में है, इसको ओब्लिक फिशर बोलते हैं। लेफ्ट लंग और राइट लंग में क्या फर्क है कि लेफ्ट लंग जो है, इट इज टू लोब्स, इट हैज टू लोब्स। वहीं जब हम बात करते हैं राइट लंग की, तो इसमें एक तो होता है, दिस इज द ओब्लिक फिशर, उसके बाद यहाँ पे होता है हॉरिजॉन्टल फिशर। तो हमारा जो राइट लंग है वो 3 लोब का बन जाता है। अगर लंग की बात करें, फिर से लंग को ड्रा करके बता रहा हूँ। अगर ये एक लंग है, मानो ये एक लंग है और ये दूसरा लंग है, इस लंग के अराउंड जो है एक डबल लेयर होती है। हाँ, कहाँ गया पेन? अच्छा, इस लंग के अराउंड एक कवरिंग होती है, इस तरह से कुछ, ठीक है। एक कवरिंग अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। यहाँ भी, ओके। और इसके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, इसको बोलते हैं प्लूरा या प्लूरल फ्लूइड, इसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, ये फ्लूइड जो है रेजिस्टेंस को डिक्रीज करता है बिटवीन द लंग एंड द थोरेसिक वॉल। ये जो बाहर का है, इसको हम विसरल प्लूरा बोलते हैं, विसरल, सॉरी, पैराइटल पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। और जो लंग को लाइन कर रहा है, ये जो प्लूरा है डबल लेयर्ड होता है। एक लेयर जो है लंग के साथ है, एक लेयर जो है थोरेसिक वॉल के साथ है। थोरेसिक चैम्बर क्या है? थोरेसिक चैम्बर वो चैम्बर है जिसमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं। लंग्स जो है वो ऐसे ही नहीं प्रेजेंट होते, लंग्स प्रॉपर एक कैविटी में होते हैं, खाली जगह में होते हैं। उस कैविटी को बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। उस कैविटी के अंदर लंग्स होते हैं। तो लंग्स को डबल लेयर्ड एक मेम्ब्रेन होती है जिसको प्लूरा बोलते हैं, वो कवर करती है। उसकी जो बाहर वाली लेयर है, दैट इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक वॉल, और जो अंदर वाली लेयर होती है, दैट इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द लंग्स। तो ये जो लंग के साथ है, इसको हम विसरल प्लूरा बोलते हैं। और ये जो आपको बीच में जगह दिख रही है, इसको कार्डियक नॉच बोलते हैं। क्यों कार्डियक नॉच बोलते हैं? बिकॉज इट होल्ड्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ट। हार्ट का पोस्टीरियर पार्ट थोड़ा सा इस साइड टिल्ट होता है, तो इसलिए इसको कार्डियक नॉच कहते हैं। और हार्ट जो राइट लंग है, इट इज 3 लोब्ड, लेफ्ट लंग इज 2 लोब्ड। एंड यहाँ पे देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली द पार्ट्स ऑफ द रिब। हमारे जो लंग्स हैं, दे आर कवर्ड, दे आर इनको प्रोटेक्शन दी गई है। प्रोटेक्शन जैसे दी गई है, यहाँ पे होता है रिब केज। रिब केज कैसे बना होता है? अगर हम रिब केज की बात करें, रिब केज कैसे बना होता है भैया? बीच में होता है स्टर्नम, यहाँ पे होता है स्टर्नम। स्टर्नम एक बोन होती है, स्टर्नम से बहुत सारी रिब्स ऐसे अटैच होती हैं, मानो ये अटैच है, ये होती हैं रिब्स।
ये रिब्स पीछे जाके, यही रिब्स पीछे जाके वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है। ऐसे वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो ये सारी पीछे जाके इससे अटैच हो जाती हैं, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से वो निकलेंगी। सो दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम। दिस इज अ रफ वे टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो जो स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम और नीचे की तरफ एक मसल का बहुत बड़ा से फ्लैप काइंड होता है, मसल की वॉल होती है, इसको हम बोलते हैं डायफ्राम। ये सारे लंग्स को कवर करते हैं। तो स्टर्नम इज फॉर्मिंग विच पार्ट, माउथ की तरफ है तो इसको वेंट्रल पार्ट बोलेंगे। देखो हमारी बॉडी में दो तरह के पार्ट सरफेस होते हैं, कि वेंट्रल सरफेस, एक डॉर्सल सरफेस। वेंट्रल जनरली वो सरफेस होता है जिस तरफ आपका माउथ होता है, तो जिस तरफ आपका माउथ है, चेस्ट है, ये सारे पार्ट जो हैं ये वेंट्रल पार्ट में आ जाते हैं। जिस तरफ आपका बैक है, आपकी पीठ है, आपके हिप, आपके ये वर्टिब्रल कॉलम है, वो डॉर्सल पार्ट में आ जाते हैं। तो वेंट्रल पार साइड पे स्टर्नम है। रिब्स जो है ये लेटरल साइड्स में, लेटरल माने साइड पे। और डायफ्राम जो है दिस इज इन डाउनवर्ड साइड। और जो वर्टिब्रल कॉलम है इट इज फॉर्मिंग द डॉर्सल पार्ट। तो हमारे जो हार्ट है ये चारों मिलके बनाते हैं थोरैसिक चैम्बर। थोरैसिक चैम्बर, तो थोरैसिक चैम्बर जैसे बना, ये चारों ने मिलकर बनाया, वेंट्रली बाय स्टर्नम, लेटरली बाय रिब्स, dorsally by vertebral column, and in the downward side it is by the diaphragm. All of these are enclosing the lungs. Lungs are so important. अब बात करते हैं जी हमारे जो डिविजन्स कैसे हैं, कैसे हवा कहाँ से कहाँ जाती है। हवा पहले एयर में एयर में होती है, एयर से नोस्ट्रिल्स के थ्रू नेजल कैविटी में एंटर करती है, नेजल कैविटी से फेरिंक्स में जाती है, फेरिंक्स से लैरिंक्स में जाती है, जिसको हमने साउंड बॉक्स बोला। अच्छा, लैरिंक्स को साउंड बॉक्स क्यों बोलते हैं? लैरिंक्स में जो है वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वोकल कॉर्ड्स। तो ये वोकल कॉर्ड्स जो हैं वाइब्रेट करते हैं एंड प्रोड्यूस साउंड, इसलिए इसको साउंड बॉक्स कहते हैं। लैरिंक्स में वोकल कॉर्ड्स होते हैं। देन ये जो एयर है आफ्टर पासिंग थ्रू लैरिंक्स इट गोज टू ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में जाती है। अब ब्रोंकाई में तीन तरह का ब्रोंकाई होता है। प्राइमरी ब्रोंकाई, देखो जब लंग्स में पहली जो ब्रोंकाई बाइफरकेट होती है ऐसे, दिस, तो इसको हम बोल देते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो प्राइमरी ब्रोंकाई में ये जो ब्रोंकाई है सिर्फ प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई एक एक लोब में जाती है, जैसे लेफ्ट लंग है तो एक दो लोब होंगे, तो ये बन गया दूसरी सेकेंडरी ब्रोंकाई। एंड देन टर्शरी ब्रोंकाई जो है आगे की जो डिवीजन होती है ब्रोंकाई की, उसको हम टर्शरी ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई जो है ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती है। ब्रोंकाइल्स में भी काफी सारी डिविजन्स होती है, जैसे इनिशियल ब्रोंकाइल्स होते हैं, और भी आगे प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे ब्रोंकाइल्स होते हैं। पर ब्रोंक्यूल्स के बारे में बस इतना कि ब्रोंकाई जो हैं दे आर फर्दर, द फर्स्ट ब्रोंकाई आर प्राइमरी ब्रोंकाई, देन दे डिवाइड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई इन ईच लोब, एंड आफ्टर ईच लोब दे further divide to form the tertiary bronchi. Tertiary bronchi they form the bronchioles. Bronchioles form the terminal bronchioles. Terminal bronchioles होते हैं, and then we have the respiratory bronchiole, alveolar duct, alveolar sac, alveoli. alveolar duct क्या होती है? ये डक्ट जो कि एक alveolar sac की तरफ जा रही है। alveolar sac को अगर आप मानो तो ये bunch of grapes की तरह है। देखो जब हमने लंग्स के बारे में पढ़ा तो उसके एंड में ऐसे स्ट्रक्चर होते थे, इसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। ये एल्वियोलाई ही रेस्पिरेट, ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक्चुअली में डिफ्यूजन होता है गैसेस का। और एल्वियोलर सैक में जाता है, एल्वियोलर सैक जहाँ पे बहुत सारे एल्वियोलाई मीट कर रहे हो, इस पूरे स्ट्रक्चर को एल्वियोलाई सैक बोलेंगे। अब एल्वियोलर सैक से भी आगे निकलेंगे तो एक एक एल्वियोलाई में जाएंगे, जिसको एल्वियोलर सिंगल बोलते हैं, एल्वियोलाई प्लूरल बोलते हैं। अब देखो ये जो आपने पूरा ब्लू में देखा, दिस इज द कंडक्टिंग जोन, एंड दे जो रेड में लिखा गया सारा, इसको रेस्पिरेटरी जोन बोलते हैं। क्या फर्क है दोनों में? देखो कंडक्टिंग जोन जो है, कंडक्टिंग जोन जो है इसका जो फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन इज टू इट एक्ट्स एज द पैसेज फॉर एयर ओनली। ये भैया हवा के पैसेज की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे नो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, नो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। और क्या काम हो सकता है इस कंडक्टिंग जोन का? ये कंडक्टिंग जोन जो है इसमें जो एपिथेलियम होता है,
एपिथेलियम जो होता है, एपिथेलियम समझते हैं ना, सेल की लाइनिंग। एपिथेलियम होता है वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम रहता है, और इसमें बहुत सारे गॉबलेट सेल्स होते हैं। ये गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं, दे सीक्रेट द म्यूकस, ये म्यूकस सीक्रेट करते हैं। तो इनका क्या काम है, अब देखो जैसे ये सील है, अब हवा जो लंग्स में जानी चाहिए उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। हवा ऐसी नहीं जैसे बाहर हवा है वही सेम हवा लंग्स में होती है। लंग्स में जब हवा जाती है तो उसको पहले थोड़ा सा यहाँ पर लिखता हूँ, हवा को थोड़ा वार्म करना हो पड़ता है, देन उसमें से डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करना पड़ता है, एंड उस हवा को जो हमने डस्ट पार्टिकल्स को उसको मॉइस्चराइज करना पड़ता है, ह्यूमिडिफाई करना पड़ता है। ये तीनों चीजें चाहिए हमारे लंग्स को। तो इस ये तीनों चीजों का काम करता है कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन में जो खासकर नेजल कैविटी है उसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरी सप्लाई होता है। तो ये ब्लड कैपिलरीज हीट जो है वो रिलीज करती है इनटू द एयर, तो हवा वार्म हो जाती है। जो वहाँ पे हेयर पार्टिकल्स होते हैं, विब्रेसाई होते हैं, या फिर पूरी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें जो सिलिएटेड कॉलमनार सेल्स हैं, सिलिएटेड कॉलमनार सेल्स कैसे होते हैं, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊँ, पेन ही नहीं दिख रहा है, हाँ, अगर मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाऊं तो ऐसे कॉलमनार सेल्स होते हैं, ऐसे, दिस इज अ कॉलमनार सेल। अगर इसके ऊपर सीलिया लग जाए तो इसको सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम कहते हैं, ये सीलिया है। और यहाँ पे कहीं कहीं होता है गॉबलेट सेल, कहीं कहीं यहाँ पे ऐसे गॉबलेट सेल होंगे जो कि म्यूकस रिलीज करते हैं। अब इनको सूडो स्ट्रैटिफाइड क्यों कहते हैं, वे स्यूडो स्ट्रैटिफाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो म्यूकस है, क्योंकि सॉरी ये जो न्यूक्लियस है इसका, ये न्यूक्लियस की फिक्स जगह नहीं होती है। ये न्यूक्लियस कोई ऊपर को होता है, कोई नीचे को होता है, कोई इस साइड होता है। तो जब हम एक दूर से व्यू देखते हैं इसका माइक्रोस्कोप में, जब छोटे जैसे 10x पे देखा तो ऐसे सेल है, तो हमें ये ऐसे ऐसे दिखता है, ऐसे 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 ऐसे। तो ऐसा लगता है कि ये बहुत सारे सेल्स हैं ऐसे, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतना विजिबल नहीं होता है माइक्रोस्कोप में, स्पेशली जब रिजोल्यूशन कम हो, तो ऐसा लगता है स्ट्रैटिफाइड ये सेल्स हैं, लेकिन ये स्ट्रैटिफाइड नहीं होते हैं, ये सिंपल होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है, इसलिए इनको सूडो स्ट्रैटिफाइड कहा जाता है। तो ये कंडक्टिंग जोन का काम क्या है, कंडक्टिंग जोन का ये सारे काम है। और ह्यूमिडिफाई करती है, ये जो सीलिया होते हैं ये डस्ट पार्टिकल को रिमूव करते हैं। ह्यूमिडिफिकेशन, वाटर वेपर्स जो होते हैं दे आर आल्सो रिलीज है। सो ये सारे काम है कंडक्टिंग जोन के। याद रखना क्या है, कंडक्टिंग जोन में डिफ्यूजन नहीं होता है गैसेस का, सिर्फ और सिर्फ ये सारे फंक्शंस होते हैं और पैसेज का काम करता है। रेस्पिरेटरी जोन में क्या होता है, ये इसका जो एपिथेलियम है, इसका जो एपिथेलियम है वो सिंपल स्क्वेमस से बना हुआ है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। देखो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कैसा होता है, जैसे एक फर्श पर टाइल होती है, कितनी पतली होती है, राइट। तो ये पतले पतले सेल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं अगर अल्वियोलाई को देखूंगा, अगर मैं इसके यहाँ से देखूं तो इस तरह से दिखाई देंगे, बहुत ही पतले पतले सेल्स। और अगर मैं इसको ऊपर से देखूं जैसे बाहर से, तो ये इस तरह से सेल्स होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली थिन सेल्स, एक्सट्रीमली थिन सेल्स। तो यहाँ से डिफ्यूजन होना बहुत आसानी होती है, तो ये सिंपल स्टेमा से बने होते हैं। डिफ्यूजन जो होता है गैसेस का, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ये जो है रेस्पिरेटरी जोन में होता है। तो दो तरह की जोन बताई, कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन। और देखो जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस थे वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक आते आते खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ही सिर्फ सी शेप्ड कार्टिलेज होता है, ट्रैकिया से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक कार्टिलेजिनियस रिंग होती हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल में आके वो कार्टिलेजिनियस रिंग्स जो हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं। ये भी बात याद रखना है। सो दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, पहली बात कंडक्टिंग जोन में क्या फंक्शन है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं वैसे, पर जैसे कार्टिलेजिनियस रिंग कहाँ तक प्रेजेंट होती है, तो इनिशियल ब्रोंक्यूल तक प्रेजेंट होती है, ठीक है। विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी जोन और इन कंडक्टिंग जोन, वो याद रखना है। देन ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सब कुछ लिखा पड़ा हुआ है, जिसमें आपको बताया गया नोस्ट्रिल्स हैं, नेसल चैम्बर है, नजल कैविटी बोलते हैं जिसको, जिसमें फेरिंग्स आते हैं, और जो
अ पार्ट ऑफ विच इज कॉमन पैसेज। ये कौन से फेरिंग्स की बात हो रही है? ओरोफेरिंग्स की प्लस लैरिंजोफेरिंग्स। फेरिंग्स से 3 पार्ट थे ना, तो नेजोफेरिंग्स जो है वो फूड को रिसीव नहीं करता, लेकिन ये जो नीचे वाले 2 फेरिंग्स है, ओरोफेरिंग्स लैरिंजोफेरिंग्स, ये फूड को भी रिसीव करते हैं, एयर को भी रिसीव करते हैं। फेरिंग्स जो है लैरिंग्स में ओपन हो रहा है, लैरिंग्स जो है साउंड प्रोडक्शन में मदद करता है, स्वेलिंग ग्लॉटिस जो है वो एपिग्लॉटिस से कवर हो जाता है। ये सब आप T5 का लेवल बताया जाए, थोरेसिक 5, ये सब आप पॉज करिए और 2 मिनट पढ़िए, जो जो अभी बताया गया है इससे पहले वही सब यहाँ पे लिखा गया है। अब ब्रीथिंग की बात करते हैं, तो ब्रीथिंग के 2 पार्ट थे, है ना। पहला था इनहेलेशन एंड देन सेकंड क्या था? एक्सहेलेशन। इनहेलेशन की बात करते हैं पहले। इनहेलेशन, इनहेलेशन कैसे होता है? देखो हमारी पहले तो मसल्स की बात करते हैं। 2 तरह की मसल्स होती हैं, एक होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और एक होती हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल क्यों? क्योंकि दे आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स, रिब्स के बीच में होती हैं इंटरनल कोस्टल मसल्स। इनका काम क्या है? जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा। तो ऑन कॉन्ट्रैक्शन ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये जो हैं ये रिब्स को ऊपर की तरफ मूव करती हैं और डायफ्राम को रिब्स जो है मूव करती है, डायफ्राम फ्लैटन्स। बस रिब्स, डायफ्राम की बात छोड़ो अभी, रिब्स जो है वो ऊपर को मूव करते हैं, प्लस स्टर्नम आल्सो मूव्स आउटवर्ड एंड अपवर्ड। रिब्स और स्टर्नम को जो है ये ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ जो है वो मूव करवाता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वहीं जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो रिब्स और स्टर्नम जो है इट मूव इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम इनहेलेशन की बात करते हैं। देखो हमें एयर को एटमॉस्फेयर से लंग्स में लाना है, लंग्स में से एयर को एटमॉस्फेयर में पहुंचाना है। तो अब हवा जो है यहाँ पे कहीं खाली पेज है, हाँ यहाँ पे हवा जो है ये हमेशा मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट। हर चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे ही जाती है। हवा भी यही काम करती है। अब हमें क्या करना है? हमें जिस तरफ हवा लेके जानी है उस तरफ लो प्रेशर करना पड़ेगा, यहाँ से हवा लेके जानी है वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये लाइन को समझने का प्रयास करें। हवा जहां से जहां लेके जानी है, जिस जगह से हवा को बाहर निकालना है उस जगह में उसका प्रेशर हाई करना पड़ेगा, और जिस जगह उसको रिसीव करना है या तो उस जगह पे उसका प्रेशर लो करना पड़ेगा। प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करना पड़ेगा, प्रेशर ग्रेडियंट। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट कैसे करेंगे भैया? अब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशन होता है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशन होता है, ये बॉयल्स लॉ कहता है। बॉयल नाम का बंदा, उसने एक लॉ दिया कि जो प्रेशर होता है गैस का वो जितना ज्यादा होगा उतना उसका वॉल्यूम कम होगा, या वॉल्यूम जितनी गैस की ज्यादा होगी उतना ही उसका प्रेशर कम होगा। हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे? हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो एयर जो है वो वहां पे आ जाएगी, और अगर हम वॉल्यूम को कम कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा तो एयर जो है वहां से चली जाएगी। यही काम करेंगे हम। अब आप समझने की कोशिश करो। अब हम यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन पढ़ते हैं। इनहेलेशन बोलो इंस्पिरेशन बोलो, बात एक ही है, ओके। अच्छा इसमें क्या था? पहले तो नर्व इम्पल्सेस आती हैं, नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम इंस्पिरेटरी एरिया।
ये हम इस वीडियो के एंड में बताएंगे इंस्पिरेटरी एरिया क्या होती है। ये जो है दो नर्व्स को स्टिमुलेट करती हैं। पहला होता है फ्रेनिक नर्व, देन होता है इंटरकोस्टल नर्व्स। ये दोनों नर्व क्या करती है, फ्रेनिक नर्व जो है डायफ्राम को सप्लाई करती है, तो ये डायफ्राम को फ्लैट कर देती है। ये जो इंटरकोस्टल मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्शन करती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब मैंने बताया था जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो रिब्स और स्टर्नम क्या होता है, ये दोनों क्या करते हैं, दे मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, राइट। वहां डायफ्राम पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जा, पहले यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लिख दो। तो डायफ्राम की बात करें, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जा पहले, जब ये नर्व्स का इंपल्स जाएगा तो डायफ्राम फ्लैट हो जा। अब इन दोनों का क्या फायदा होगा, अब इन दोनों का क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा इस डायग्राम में देखते हैं। देखो ये स्टर्नम था, मानो ये स्टर्नम था, ओके। ये इसके साथ रिब्स लगी हुई थी, ये रिब्स थी, और यहाँ पे कहीं था डायफ्राम, दिस इज डायफ्राम, दीज आर द रिब्स, और यहाँ थी थोरेसिक कैविटी, ठीक है। ये मैं मान लेता हूँ ये थी थोरेसिक कैविटी, मान के चलो ये है स्टर्नम। अब मैंने क्या करा, मैंने इस स्टर्नम को थोड़ा ऊपर मूव किया, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ये स्टर्नम ऊपर गया। ये रिब्स भी जो है ये यहाँ पे पहुंच गई होगी, ये रिब्स यहाँ को पहुंच गई होगी, ये नीचे वाली यहाँ पहुंच गई होगी, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, है ना। और ये जो डायफ्राम था जो पहले डॉम शेप्ड था ये यहाँ पे आ गया होगा, राइट। तो अब देखो, अब ये देखो पहले कितनी वॉल्यूम थी थोरेसिक कैविटी की, पहले ये जो रेड में एरिया इंक्लोज है इस लाइन में ये वाली वॉल्यूम थी। लेकिन जब मैंने इसको रिब्स को ऊपर मूव किया, स्टर्नम को ऊपर मूव किया, डायफ्राम को फ्लैट किया, तो कितनी एक्स्ट्रा वॉल्यूम बढ़ी, तो हमारे पास क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गई, किसकी वॉल्यूम बढ़ गई, थोरेसिक चैम्बर की। यहाँ पे वही लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इंक्रीजेस। वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो भाई बॉयल्स ला जाता है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा, तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज हुआ इन द थोरेसिक चैम्बर। प्रेशर डिक्रीज हुआ तो एयर जो है दैट विल मूव इनसाइड, और एयर अगर मूव कर जाए तो भैया इंस्पिरेशन तो हो गया, ओके। सो दिस इज हाउ द इंस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस, और ये एक एक्टिव प्रोसेस है, ओके। एक्टिव प्रोसेस है, 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए, सॉरी 2 सेकंड के लिए ये नर्व इम्पल्स जो है, ये नर्व इम्पल्स जो है 2 सेकंड के लिए बस जनरेट होती है, उसके बाद ये नर्व इम्पल्स। अच्छा, एक्सलेशन, हाँ, तो हम बात कर रहे थे एक्सलेशन कैसे होता है। तो एक्सलेशन कुछ नहीं होता है, नर्व इम्पल्स जो है स्टॉप हो जाती है। तो जो मसल्स जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किए थे, चाहे वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हो, चाहे वो डायफ्राम का मसल हो, ये जो है ये रिलैक्स कर जाते हैं, रिलैक्स कर जाते हैं तो नॉर्मल स्टेज पे, नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। नॉर्मल स्टेट मतलब वॉल्यूम जो है वो उस समय डिक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है थोरेसिक चैम्बर में, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो एयर जो है वो मूव कर जाती है आउटसाइड। दिस इज द कॉन्सेप्ट व्हाई द एक्सेलरेशन इज टेकिंग प्लेस। और ये जो प्रोसेस है इट इज टोटली पैसिव, ये पैसिव होता है। हाँ, फोर्सफुल एक्सेलरेशन जब हम करते हैं, फोर्सफुल एक्सेलरेशन, तो उस समय जो है ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सेलरेशन इंटरनल इंटरकोस्टल
प्लस एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। भैया जब आप जोर लगा के सांस बाहर छोड़ेंगे तो वो पैसिव प्रोसेस कैसे होगा? एक्सेलेरेशन इसलिए पैसिव प्रोसेस है नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि मसल पहले कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी यूटिलाइज हुई होगी, लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर दिए तो अब तो एक मसल की टेंडेंसी होती है इलास्टिसिटी, वो अपनी वापस शेप में आता है, तो उसी तरह वो वापस शेप में आएगा बिना किसी एनर्जी का यूटिलाइज किए, इसलिए नॉर्मल कंडीशन में एक्सेलेरेशन पैसिव प्रोसेस है। लेकिन जब हम फोर्सफुली एक्सेल करेंगे तब जो एडिशनल मसल्स होती है, जैसे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल की बात करी थी पीछे वो, और जो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी चाहिए होती। तो फोर्सफुल एक्सेलेरेशन जो है दिस इज एन एक्टिव प्रोसेस। याद रखेंगे ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सेलेरेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव प्रोसेस है। एक्सेलेरेशन पैसिव प्रोसेस है, लेकिन फोर्सफुल एक्सेलेरेशन दैट इज नॉट एन एक्टिव, दैट इज नॉट अ पैसिव प्रोसेस, दैट इज एन एक्टिव प्रोसेस। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, रिप्स जो हैं, एयर रिप्स जो हैं ये बाहर को आई, रेज हुई मतलब ऊपर को गई और बाहर को आई, एंड जो डायफ्राम था वो फ्लैट हो गया। पहले डायफ्राम कैसा था, अब इसकी वजह से वॉल्यूम जो है थोरेक्स की बढ़ी, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर डिक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से एयर जो है लंग्स में एंटर करी, ये बताया गया। यही है इनहेलेशन। आई होप इनहेलेशन इज क्लियर टू यू। एक्सेलेरेशन में क्या हुआ, डायफ्राम रिलैक्स हुआ, रिप्स और स्टर्नम जो है अपनी पोजीशन में वापस गई, तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो प्रेशर जो है थोरेसिक चैम्बर का बढ़ा, प्रेशर बढ़ने की वजह से हवा जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इनटू द एटमॉस्फेयर वापस चले गई, इसी को हम एक्सेलेरेशन बोल देते हैं। सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सेलेरेशन। अब ब्रीथिंग के मैकेनिज्म के बारे में बस ये आप पढ़िए इसको ध्यान से। नेगेटिव प्रेशर इन इंस्पिरेशन कैन ऑकर, हाँ भैया जब प्रेशर कम होता है लंग्स में तो उसे नेगेटिव प्रेशर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर से कम ही है ना, तो जब किसी से कम होता है तो उसको नेगेटिवली कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है ना, कहाँ गया, नेगेटिव प्रेशर होता है, तो नेगेटिव प्रेशर इसलिए होता है क्योंकि बाहर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ईयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन एल्वियोलाई में इससे 756 इतना कुछ होगा, तो -4 हो गया है ना, और जब बढ़ जाएगा 762 हो जाएगा तो +2 हो गया। तो जब नेगेटिव प्रेशर होगा तो नेगेटिव प्रेशर से प्रेशर कम हुआ तो एयर जो है वो इनहेलेशन के दौरान नेगेटिव प्रेशर होता है और एक्सलेशन के दौरान जो लंग्स में पॉजिटिव प्रेशर होता है। ये सब याद रखना है। एक्सिस का याद रखेंगे, ऊपर की एक्सिस, ऊपर की तरफ को एंटीरियर बोलते हैं, नीचे की तरफ को पोस्टीरियर बोलते हैं, साइड में लेटरल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बताया जाए कि कौन सा किस पोजीशन में थोरेसिक वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है। तो ब्रीथिंग का रेट बताया जाए, कितनी बार हम ब्रीथ करते हैं, 12 से 16 मिनट में। 12 से 16 मिनट कैसे, 5 मिनट में कि इनहेलेशन और एक्सलेशन होता है, क्योंकि 2 सेकंड 5 सेकंड में, सॉरी, इनहेलेशन प्लस एक्सलेशन, क्योंकि 2 सेकंड लगता है इनहेलेशन को, 3 सेकंड लगता है उस मसल को रिलैक्स होने में, एक्सलेशन में। तो हमारे पास 60 सेकंड है ना, 60 सेकंड है टोटल 1 मिनट में, और हमें 5 में एक बार हमारा ब्रीथिंग हो रहा है, तो 12 हो तो गए, 12 टाइम्स, तो 12 या फिर कभी कभी 16, यही 12 से 16 जो है हमारा ब्रीथिंग रेट रहता है। तो आपको याद ना हो रहा हो तो ऐसे याद रखिए, 5 मिनट के लिए एक ब्रीथिंग होता है, तो 60 सेकंड में 12 टाइम ही होगा, तो 12 से 16 टाइम। ठीक है, ये पढ़िए पूरा का पूरा। देन लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। लंग वॉल्यूम्स क्या होती है, वॉल्यूम होती है एयर की, वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि हमारे लंग्स में होती है। किस किस तरह से, देखो एक डिवाइस होता है स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर क्या करता है, उसमें हम जो है उसको माउथ के साथ डिवाइस को लगाते हैं और उसमें एयर को ब्लो करते हैं। जब एयर को ब्लो करते हैं तो वो उसमें एक मीटर सा होता है, जिसमें उसका नाम ही स्पाइरोमीटर है। मीटर का मतलब मेजर करना, उसमें डिवाइस में मेजरमेंट्स होती हैं जो कि मेजर करती हैं कितना हवा का वॉल्यूम हम उसमें फेंक रहे हैं, कितना हम उसमें इनहेल कर रहे हैं, कितना एक्सेल कर रहे हैं। तो उसी के आधार पे लंग वॉल्यूम्स क्रिएट की गई और बहुत सारी लंग वॉल्यूम्स को जोड़कर लंग कैपेसिटीज बनाई गई। तो देखो लंग, ये हमारा स्पाइरोग्राम होता है। स्पाइरोग्राम क्या है, स्पाइरोग्राम इज अ रीडिंग। स्पाइरोग्राम जो है ये रीडिंग है, स्पाइरोमीटर जो है ये डिवाइस है, ये याद रखना है। अब यहां से देखो, ये जो हम एक बार ऊपर की तरफ अपवर्ड डिफ्लेक्शन, जो जो नीचे से ऐसे जा रही ऊपर, इसका मतलब क्या है, ये जो है इनहेलेशन को, सांस अंदर लेने को जो है वो शो कर रहा है। और डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन,
जैसे यहाँ से ऐसे, ये जो है एक्सलेशन को शो कर रहा है। तो अगर आपके पास एक ये है तो ये एक्सलेशन प्लस इनहेलेशन एक ब्रीथिंग को शो कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक इनहेलेशन है, यहाँ से यहाँ तक एक्सलेशन है। ओके, तो यहाँ पे देखो नॉर्मल जब हम सांस लेते हैं बिना किसी फोर्स के, तो ये कुछ इस तरह से होता है। तो हम जो है 500 ml जो है हवा जो है वो इनहेल करते हैं नॉर्मली, 500 ml जो है वो एक्सेल करते हैं। इस वॉल्यूम को हम बोल देते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इनहेल्ड during normal respiration or that is exhaled. Not both of them. Both of them will be around 1000 ml. But tidal volume is either inhalation or exhalation. Not both of them. Any one of them. Then क्या होता है, अभी आपका मन कर रहा है कि मैं जोर से सांस छोड़ूं, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक जो सांस छोड़ी, यहाँ से यहाँ तक आपने सांस छोड़ी, तो ये इसको हम बोल देते हैं कि मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है कि आप कितनी हवा छोड़ सकते हैं हवा नाक से, मतलब कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर जो है आप एक्सेल कर सकते हैं इन एडिशन टू टाइडल वॉल्यूम, नॉट इंक्लूडिंग द टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को इंक्लूड मत करना। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका नाम होता है एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये जो है टाइडल वॉल्यूम को इंक्लूड नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ एडिशनल एयर जो कि हम एक्सेल आउट कर सकते हैं इन एडिशन टू टाइडल वॉल्यूम, उसको डिनोट करता है एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब जो है ये एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अब हमारे टाइडल वॉल्यूम में हमने यहाँ तक तो हम आगे भी इनहेल कर रहे थे हवा, है ना, यहाँ तक तो आगे भी इनहेल कर रहे थे, लेकिन अगर हम चाहें तो सांस ज़्यादा भी ले सकते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा लंबी सांस ले सकते हैं। तो जो टाइडल वॉल्यूम के एडिशन में जो हवा हम इनहेल कर सकते हैं उसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होती है उसको हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन रीडिंग्स तो मत देखना, एनसीईआरटी की रीडिंग्स तो फॉलो करना, ये एनसीईआरटी की रीडिंग्स को फॉलो करना, ये रीडिंग्स नहीं मानी जाएंगी। ओके, सो यहाँ से यहाँ तक जो ये इनहेलेशन हमने किया यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड देन एक लंग्स में कुछ ऐसी वॉल्यूम होती है, लंग्स जो है कभी भी खाली नहीं होते हैं एयर से, कुछ भी कर लो तुम, जितना मर्जी जोर से सांस छोड़ लो, लंग्स कभी भी एयर से खाली नहीं होंगे। तो कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर जो है हमेशा जो है हमारी लंग्स में रहती है, इस वॉल्यूम को हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके, तो रेजिडुअल वॉल्यूम याद रखना कितनी क्वांटिटी होती है। टाइडल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और है, एंड नहीं है, एंड नहीं है, तो एंड नहीं है, या तो इंस्पायर्ड है या तो एक्सपायर्ड। तो ये 500 ml है, और 1 मिनट में अगर आप 500 ml तो 12 टाइम करते हैं ना, 12 टाइम ही ब्रीथ कर पाते हैं, तो 12 टाइम से मल्टीप्लाई करो तो 6000 से 8000 ml जो है हम जो है इंस्पायर कर सकते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जितने इन एडिशन टू वॉल्यूम, इन एडिशन टू टाइडल वॉल्यूम है ये, इन एडिशन टू टाइडल वॉल्यूम, दिस इज आल्सो इन एडिशन टू टाइडल वॉल्यूम। याद रखेंगे 2500 से 3000 ml इंस्पिरेटरी है, इन दोनों का याद करना बहुत अच्छा आसान है, 10 से 11, 11 से 12, ये दोनों याद रखो। देन कैपेसिटीज, एंड कैपेसिटीज कुछ नहीं होती, ऐसे टर्म्स बनाई गई हैं दोनों वॉल्यूम्स को जोड़ के। जैसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी शो करता है कि हम कितना ज़्यादा इंस्पायर कर सकते हैं, तो इसमें जो है टाइडल वॉल्यूम भी इंक्लूड होती है और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी। इन एडिशन टू हटा दो तो जो बनेगा वो कैपेसिटी बनेगी, यहाँ से भी इन एडिशन टू टाइडल वॉल्यूम हटा दो तो जितना हम एक्सक्रीट कर सकते हैं इंक्लूडिंग द टाइडल वॉल्यूम उसको हम बोल देते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो याद रखना वॉल्यूम में हम इन एडिशन टू लगाते हैं, कैपेसिटी में हम इन एडिशन टू भूल जाते हैं इंस्पिरेटरी और एक्सपायरेटरी के केस में। देन फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है कि अगर आप नॉर्मली एक्सपायर करेंगे, टाइडल वॉल्यूम के 500 ml निकाल देंगे, उसके बाद जितना आपके लंग्स के अंदर हवा बचेगा तो क्या बचेगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बचेगा प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसको तो तुम हटा ही नहीं सकते, इसको तुम ना ही तुम कुछ भी कर लो इसको नहीं निकाल सकते। तो जब हम स्पायरोमीटर से रीडिंग लेते हैं, स्पायरोमीटर से रीडिंग लेते हैं तो उसमें तो वही रीडिंग दिखाता है जो हवा हम इनहेल या एक्सेल कर पा रहे हैं, तो स्पायरोमीटर से रेजिडुअल वॉल्यूम कभी भी काउंट नहीं हो पाती है। ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम की जो भी, जिसमें इसमें भी रेजिडुअल वॉल्यूम आ रहा है, तो ये दोनों क्वांटिटीज को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैन नॉट कैलकुलेट विद स्पायरोमीटर। क्वेश्चन बन सकता है विच वॉल्यूम विच कैपेसिटी कैनॉट, विच वॉल्यूम कैनॉट बी कैलकुलेटेड विद स्पायरोमीटर, तो रेजिडुअल वॉल्यूम को हम नहीं कैलकुलेट कर सकते और उसके
इंक्लूड करता है जो कैपेसिटी, उसको वो भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। वाइटल कैपेसिटी में क्या आता है, मैक्सिमम एयर दैट अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। आपने बिल्कुल नीचे तक एक्सपायर कर लिया, अब आपको कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप इनहेल कर सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो आएगा है ना, तो वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगा, फिर टाइडल वॉल्यूम आएगा, फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा। इन तीनों को मिला के जो बनेगा उसको वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे। और टोटल लंग कैपेसिटी सब वॉल्यूम्स को मिला दो तो टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगी। I hope this lung volumes and capacities are clear to you. You just have to remember that, you know, दिस क्वांट, यहाँ पे आपको सीधा फॉर्मूला आएगा, आपको ये पूरी पूरी फुल फॉर्म नहीं आएगी, सीधा ERV लिखा होगा, तो ये सब याद करना है। अब डिफ्यूजन को क्या फैक्टर्स हैं, देखो डिफ्यूजन हो रहा था दो लेवल पे, एक तो एल्वियोलाई के लेवल पे, एक टिश्यू के लेवल पे। अब डिफ्यूजन जो है वो किस पे फैक्टर अफेक्ट करता है, कुछ ना कुछ होगा जिससे डिफ्यूजन बढ़ता जटता होगा, वही फैक्टर पड़ेंगे। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, तो देखो जितनी सॉल्युबिलिटी होगी उतना ही डिफ्यूजन होगा। दैट इज वाई कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा, इसलिए ये 7% जो है प्लाज्मा में डिजोल्व होके ही चला जाता है, इससे डिफ्यूजन बहुत है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है ब्लड में वो काफ़ी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की उससे कम है, और नाइट्रोजन की तो भैया बिल्कुल ही कम है। इसीलिए नाइट्रोजन जो है हवा में बेशक 78% है, लेकिन हवा में ये बेशक 78% है, लेकिन तब भी वो जो है हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा डिफ्यूज नहीं हो पाता ब्लड में। ये कारण क्या है, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। सो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। हायर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, हायर इज इट्स डिफ्यूजन अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। देन वी हैव थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन एंड पार्शियल प्रेशर। लुक, partial pressure also, partial pressure, this is also directly proportional to diffusion। तो देखो ये दोनों का रिलेशन जो डिफ्यूजन के साथ आया, ये जो दोनों जो है डिफ्यूजन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसको हेनरीज लॉ बोलते हैं। हेनरी बंदा था, उसने इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया कि जितनी सॉल्युबिलिटी और पार्शियल प्रेशर हाई होगा उतना डिफ्यूजन होगा। तो ये है हमारा थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो देखो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किस चीज से बनी हुई है, सबसे पहले जो ये जो बना हुआ है ना, सिंपल स्केमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलस। उसके बाद में बेसमेंट मटेरियल होता है बीच में, बेसमेंट मटेरियल होता है ऑफ एल्वियोलस प्लस ब्लड कैपिलरी। अब उसके बाद क्या बना, एंडोथीलियम होता है, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ये तीनों जो है बैरियर बना रही है, इस साइड भी हवा है और यहाँ पे ये तीन चीजें, और इस साइड भी, इस साइड ब्लड है। तो हम बात कर रहे थे कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है वो तीन चीजों से बना हुआ है। सबसे पहला सिंपल स्टेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल, ये सिंपल स्टेमस से बना हुआ। उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन सबस्टांस होता है बीच में, ये जो जेलो में दिखाया जा रहा है। देन हमारे पास होता है एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरी, ये भी सिंपल स्टेमस से बना होता है। ये तीनों जो हैं ऐसे बना लेते हैं, एक दो तीन, ये तीन है, इस साइड एयर है, इस साइड ब्लड है, तो इसको बोल देते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। और इनकी थिकनेस आप मानोगे, इनकी थिकनेस जो है लेस देन 1 मिलीमीटर होती है, इससे बहुत कम होती है 1 मिलीमीटर से, पर एनसीईआरटी में लिखा गया लेस देन 1 मिलीमीटर। तो ये इतनी थिन होती है। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूजन। जितनी ये थिक होगी उतना डिफ्यूजन कम होगा, जितनी ये पतली होगी, थिन होगी, उतना डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे बहुत ही थिन डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्यूजन हो सके गैसेस का। अब पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। पार्शियल प्रेशर होता क्या है, देखो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर exerted by a single gas in a मिक्सचर ऑफ गैसेस। जैसे हवा जो है या एयर जो है, इट इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेस, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, वाटर वेपर्स है। तो ये सब बना रही हैं हवा को। हवा का एक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर
यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इसका 21% जो है ऑक्सीजन बना रहा है ना, तो 21% ऑफ 760 अगर आप काउंट करेंगे तो 159 बनता है, 159 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। सिमिलरली 0.04% होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये 0.3 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बनेगा। तो प्रेशर जो कंट्रीब्यूट करती है एक सिंगल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। जितना पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, जितना पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस होगा बेसिकली, अगर यहाँ पे 104 है और यहाँ पे 40 हो जाए तो इतना डिफरेंस बन गया। 104 माइनस 40 कर लो, 4 में से 4, 10 में से 4, 6, ये जो 64 बना, जितने इसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। जितना दोनों में डिफरेंस हो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा जो है डिफ्यूजन होगा। ये याद रखना, जितना प्रेशर में डिफरेंस होगा, प्रेशर ग्रेडियंट होगा, उतना ही ज़्यादा जो है डिफ्यूजन होगा। तो यहाँ देखो, एटमॉस्फेयर में बात करें, एटमॉस्फेयर में तो PO2 जो था वो कितना था, 159 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। PCO2 जितना था, 0.3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। जैसे ही एल्वियोलाई में गया तो ये PO2 104 बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड 40 बन गया। क्यों 104 हो गया ऑक्सीजन? भैया वहीं तो एयर एल्वियोलाई में गई नहीं, हमारे लंग्स में कुछ ना कुछ एयर जो है, हमने पहले बात करी कि रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। तो जब हम नई हवा सांस लेते हैं तो वो जो है डायरेक्टली एल्वियोलाई में चली नहीं जाती, वो जो पहले हवा थी उसको आगे को पुश करती कि भाई तू जा आगे। जो पहले की रेजिडुअल वॉल्यूम थी उसको बोलती तू एल्वियोलाई के पास जा, मैं तेरी जगह लूंगी। तो वो जो फाउल एयर होती है ऑलरेडी प्रेजेंट इन द लंग्स, दैट गोज टू द एल्वियोलाई। तो उसमें जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो ऑब्वियसली थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली डिफ्यूज हो रही है ब्लड से एल्वियोलाई में। तो वो जो हवा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर काफी बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का थोड़ा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेयर। तो जब ये यहाँ पहुंचे तो 104-40 हो गया। अब देखो पल्मोनरी जो ब्लड था इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर था वो काफी ज्यादा था, 95 था, और ऑक्सीजन का जितना था 40 था। तो अगर यहाँ पे 95 है, यहाँ पे 40 है, तो ये 95 और 40 तो हायर पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर पे जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भैया 95 से 40 की तरफ जाएगी, है ना, तो ये बाहर को चले गई। वहीं ऑक्सीजन बाहर जितना था 104, अंदर जितना था 40, तो ये भैया हायर से लोअर में जाएगी, तो ऑक्सीजन जो है ब्लड में चला जाएगा। अब यहाँ पे ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये अराउंड 40 हो जाता है, सॉरी ऑक्सीजनेटर में 95, यहाँ पे 95 हो जाएगा और 40 हो जाएगा, क्योंकि पहले जितना था कार्बन डाइऑक्साइड का 95, है ना, डीऑक्सीजनेटर ब्लड में। लेकिन जब ये लंग से होके आया तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया मैक्सिमम, है ना, 95 से 40 था बाहर प्रेशर, तो बाहर निकाल दिया, तो बचा बुचा प्रेशर बचा 40। अब ये 95 और 40 जो है ये टिश्यू के पास जाते हैं। टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में देखो, टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा होता है हमेशा ही, है ना। टिश्यू में रिएक्शन होती है, CO2 बनता है फ्रॉम O2 प्लस ग्लूकोज। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ता रहता है और ऑक्सीजन कम होता रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वो 45 बन जाता है, 45, और इसका जो है वो 40 बन जाता है। तो 45 से यहाँ पे कितना था 40, तो 45 से 40 की तरफ जाएगा, 45 टू 40, ये टिश्यू में है, ये ब्लड में है, तो ये यहाँ से यहाँ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह ऑक्सीजन बाहर 95 था, लेकिन अंदर जो ऑक्सीजन है वो काफी कम है, 40 के अराउंड है, तो ये ऑक्सीजन जो है अंदर जाएगा। तो दिस इज हाउ द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेकिंग प्लेस। ये टेबल याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ये सब कहानी नहीं आएगी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये बताया गया है जो मैंने अभी बताया कि एल्वियोलाई में होता है सिंपल डिफ्यूजन, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जो अभी बताया बोल के वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजन दो तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी प्लाज्मा में बहुत कम है, इसलिए ये सिर्फ 3% जो है वो सिंपल ब्लड में जाके प्लाज्मा में मिल जाता है। तो ये 3% जो है डिजोल्व फॉर्म में गया, बाकी का जो 97% है ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो है, वन हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज वन ऑक्सीजन, दिस इज अनदर ऑक्सीजन, this is the third oxygen and this is the fourth oxygen. So one hemoglobin can bind to 4 molecules of oxygen. If the oxygen, if the hemoglobin is bound to only 2 molecules of oxygen, then what will we say? We will say that only the half of the
amount that hemoglobin can bind to, half of the amount of oxygen that hemoglobin can bind to is binding to hemoglobin, then it is 50% saturated. 50% saturated. अगर 4 की जगह 2 ऑक्सीजन बाइंड है 1 हीमोग्लोबिन के, तो वो हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड है। अगर 8 ऑक्सीजन बाइंड है तो वो जो है सिर्फ 25% जो है वो सैचुरेटेड है। तो समझो कि सैचुरेशन का मतलब क्या है? सैचुरेशन का मतलब है कि हीमोग्लोबिन जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है उसके रिस्पेक्ट में कितना अमाउंट वो एक्चुअली में बाइंड कर रहा है, तो वो जो परसेंटेज निकलता है उसको परसेंट सैचुरेशन बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ, तो इसके बाद में हम रिलेशन पढ़ेंगे। ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में एनसीईआरटी में जितना लिखा है उतना बता रहा हूँ। अगर आपको इसका डिटेल में पढ़ना है बहुत डिटेल में कि क्या क्या ये कर्व का मतलब है, तो आप मेरे चैनल पे जाइए, चैनल पे वीडियो डालिए, पार्ट 4 या 5 होता है इसका, या पार्ट 4 एक्चुअली, वहाँ पे जाके इसको डिटेल में पढ़िए कि व्हाट डज दिस कर्व एक्चुअली मीन। ये कर्व जो है बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत इसमें नॉलेज भरा हुआ है, तो इस कर्व को वहाँ से देखिए। यहाँ पे एनसीईआरटी में इसमें बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। इसके बारे में बताया गया सिग्मोइड कर्व है। सिग्मोइड कर्व का मतलब है एस शेप्ड। देखो एस शेप्ड क्या ना, देखो ये क्या बता रहा है कि जब 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो प्रेशर होगा एल्वियोलस में, तो इससे ज़्यादा ही होता है, 104 होता है, तो जो सैचुरेशन होगा हीमोग्लोबिन का दैट वुड बी अराउंड 100% सैचुरेशन ऑलमोस्ट। और जब 40 पे हो गया, 40 कहाँ पे होता है? टिश्यू लेवल पे। टिश्यू लेवल पे ये 75% सैचुरेटेड होगा। इसका मतलब क्या है कि 25% जो इसके साथ ऑक्सीजन था वो अनलोड हो गया। जब ऑक्सीजन 25% इसने छोड़ दिया, क्योंकि 75% सैचुरेशन रह गया, तो वो ऑक्सीजन किसके पास जाएगा? टू द टिश्यूज। तो भैया ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन क्यों नहीं छोड़ रहा है ना? ये 100 से 100 ही छोड़ देता, 0 पे आ जाता, सारा ही ऑक्सीजन टिश्यू को दे देता। नहीं, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। अगर हमारे जो हीमोग्लोबिन है वो सारा ही ऑक्सीजन छोड़ देगा, तो कभी हम ऐसे एटमॉस्फेयर में भी जाएंगे जहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बाहर बहुत कम है। और जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बाहर कम हो जाए, जैसे हम हायर एटमॉस्फेयर मतलब वहाँ अल्टीट्यूड पे चले जाएं, तो फिर तो हमारे पास ऑक्सीजन बाहर से आएगा नहीं, और हीमोग्लोबिन ने सारा ऑक्सीजन ऑलरेडी दे रखा होगा, तो हम तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो हमारे बॉडी में जनरली जो हीमोग्लोबिन है वो सिर्फ अपना जितना ऑक्सीजन उसने बाइंड कर रखा होता है उसका अराउंड 25% ही जो है वो लूज करता है, वो अनलोड करता है। बाकी का 75% अपने पास रखता है कि कभी अब आगे ज़रूरत पड़ी, बाहर से ऑक्सीजन नहीं आया, तो मैं उस 75% का यूटिलाइज करूँगा। ठीक है। और ये आ गया ये ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो अब टिश्यू को क्या चाहिए? वो काम कर रहा है, उसको बार बार ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी बनाने के लिए, तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो उस पर देखो वहाँ पे कितनी जल्दी है, सिर्फ 35% सैचुरेटेड हो गया। मतलब इसने जो है, इसने नॉर्मल ये 25% जो ऑक्सीजन देता था, लेकिन अब कितना दे रहा है? अब ये अराउंड 65% ऑक्सीजन जो है अनलोड कर रहा है। क्यों 65 कर रहा है? कि भैया अब तुझे जरूरत है, तुझे वास्तविकता में जरूरत है, इतनी जल्दी ब्रीथिंग से ऑक्सीजन तो आ नहीं पाएगा, तो तू ये काम कर, जितना मेरे पास ऑक्सीजन है मैं उसका तुझे 65% ऑक्सीजन दे देता हूँ कि तू ऑक्सीजन जा और टिश्यू को एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद कर। ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का मतलब है, एक ब्रॉड मतलब है इसका। अच्छा, ये जो कर्व है ये नॉर्मल कंडीशन में तो ये ब्लैक वाला रहता है, ऐसा रहता है नॉर्मल, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे व्हेन पीएच डिक्रीज हो जाता है, मतलब एच पॉजिटिव आइंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, या कहीं तो एसिडिटी बढ़ जाती है ब्लड में, ठीक है, तब, या फिर PCO2 बढ़ गया तो, PO2 कम हो गया तो, टेम्परेचर बढ़ गया तो, इन सब कंडीशन में ये कर्व जो है ये राइट को शिफ्ट हो जाता है। कर्व जो है और इसको हम बोल देते हैं बोर इफेक्ट। इसका क्या फायदा है? देखो जब ये कर्व राइट को शिफ्ट होता है तो एट द सेम टाइम देखो, अगर मैं इसी को लेके चलूं, इसी 30 को लेके चलूं, तो अगर ये नॉर्मल कंडीशन में था तो ये इस समय 50% सैचुरेटेड है ऑलमोस्ट, है ना? 50% ऑक्सीजन इसने खुद के पास रख रखा है भैया। लेकिन जब ये कर्व राइट में शिफ्ट हुआ तो अब इसके पास सिर्फ 35% ऑक्सीजन इसके पास रहा, बाकी का इसने 65% अनलोड करा, और यहाँ पे कितना 50% अनलोड करा।
देखो ये कंडीशन तभी बनती है जब सेल जो है मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होता है। जब सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनाता है, हाइड्रोजन आइंस ज्यादा रिलीज होते हैं, क्योंकि लैक्टिक एसिड का बनता है। जी हाइड्रोजन आइंस कहाँ से आया? देखो लैक्टिक एसिड बनता नहीं, जब मसल हम बहुत काम करें तो लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड क्या करेगा? हाइड्रोजन आइंस को रिलीज करेगा। तो ये जो हाइड्रोजन आइन रिलीज हुए ये करते हैं कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को राइट में शिफ्ट कर देते हैं। राइट में शिफ्ट करने से ज्यादा ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन जो है अनलोड करता है टू द टिश्यू, और जब ज्यादा ऑक्सीजन टिश्यू के पास जाएगा तो टिश्यू जो है एनर्जी ज्यादा एनर्जी बना पाएगा। दिस इज द रीजन। So this is a protective mechanism. This Bohr effect is a protective mechanism. Now, this when it shifts to the left shift. कब शिफ्ट करेगा लेफ्ट? जब उल्टी कंडीशन हो जाएगी, H पॉजिटिव आइंस की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, तब ये शिफ्ट कर जाता है लेफ्ट को। इसी को हम हाल्डेन इफेक्ट कहते हैं। इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि जहाँ पे हीमोग्लोबिन, देखो जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है वहां पे हमें क्या करना है? हीमोग्लोबिन को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को लोड करवाना है। क्यों भैया? क्योंकि वो वहां बाद में यूज आएगा। तो अगर मैं यहीं पे देखूं कि यहीं पे देख लो, अगर यहाँ नॉर्मल कंडीशन में देता हूँ सिर्फ 50% सैचुरेटेड था, लेकिन जब मैंने इसको लेफ्ट में शिफ्ट करा तो सैचुरेशन 65% हो गई। तो जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है वहाँ पे हमें सैचुरेशन ज़्यादा करवानी है, सैचुरेशन ज़्यादा करानी है। क्यों? जब सैचुरेशन ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन लोड ज़्यादा करेगा हीमोग्लोबिन, और लोड ज़्यादा करेगा तो बाद में टिश्यूज जब मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे तो उनको वो ऑक्सीजन दे सकता है। तो इसलिए लेफ्ट शिफ्ट को हाल्डेन इफेक्ट कहते हैं। लेफ्ट शिफ्ट फेवर करता है लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन। वहीं जो राइट शिफ्ट होता है बोर इफेक्ट, वो फेवर करता है अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन टू द टिश्यू। ये लाइंस जो है याद रखो। हाँ, यहाँ पे कुछ समझने की इस कोशिश करते हैं। देखो ये जो हमारे पास टिश्यू है, इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है, तो यहाँ पे PCO2 बढ़ जाएगा, PO2 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हाइड्रोजन आइंस जब ये लैक्टिक एसिड अगर बनाएगा तो भी बढ़ेंगे, और क्योंकि ये रिएक्शन कैटाबोलिक है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ये सब कंडीशन में क्या होगा? ये सारे कंडीशन जो है फेवर करेंगे कि जो ये सारे कंडीशन किसको फेवर करेंगे? कर्व को राइट में शिफ्ट करने में। राइट शिफ्ट करना मतलब बोर इफेक्ट होगा। बोर इफेक्ट का क्या फायदा होता है? बोर इफेक्ट का फायदा होता है कि ये जो हीमोग्लोबिन है, ये जो है ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, ये ऑक्सीजन को छोड़ता है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है, यही ऑक्सीजन यहाँ पे यूटिलाइज होगी। ओके, सो जो बोर इफेक्ट है वो होता है टिश्यू लेवल पे। वहीं एल्वियोलस में देखो PO2 बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वेंटिलेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है, H पॉजिटिव आइंस भी कम होते हैं, टेम्परेचर क्योंकि हवा आ रही है तो कम ही होगा। तो यहाँ पे ये सारी कंडीशन हाल्डेन इफेक्ट को फेवर करती है। हाल्डेन इफेक्ट का फेवर करने का क्या मतलब है? हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को अनलोड करे, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को अनलोड करे, ये हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन को अनलोड करे। तो इसलिए ये दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अनलोडिंग और लोडिंग के लिए। हाल्डेन इफेक्ट जो है वो लोडिंग को फेवर करता है, तो ये एट द एल्वियोलर लेवल होता है ताकि जो ऑक्सीजन आया है वो हीमोग्लोबिन पिकअप कर सके। ओके, सो यहाँ पे लिखा हो कि ऑक्सीजन यूटिलाइज हुआ इसलिए PO2 कम है, CO2 ज्यादा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी से H पॉजिटिव बन रहा है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द बोथ ऑफ द इफेक्ट्स। देन दिस इज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन को, इसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये लिखा हुआ है, सब जो मैंने अभी पढ़ाया वही लिखा हुआ है, ठीक है। ये और हर 100 ml ऑफ ब्लड, ये वैल्यू याद रखना, 100 ml ऑफ ब्लड में जो 5 ml ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज को सप्लाई किया जाता है हर 100 ml में। तो 500 ml है तो 5 इंटू 5 25 ml ऑक्सीजन सप्लाई किया जाएगा टिश्यू को। अब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ट्रांसपोर्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन इन प्लाज्मा, सो अ लार्ज percentage of it is transported in plasma, not very large but yeah 7% of it, 7% is transported dissolved in plasma. Then 20 to 25% is bound to hemoglobin, जैसे हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बन जाए तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वैसे ही कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाए। देन बाइकार्बोनेट आयंस HCO3
इसकी फॉर्म में मैक्सिमम 70%। कैसे होता है आगे बढ़ते हैं। देखो ये टिश्यू है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब हमें पता है, यहाँ कहीं पेन चेंज करता हूँ, हमें पता है कि जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ऑक्सीजन बाउंड होगा, है ना। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाउंड वहां से आया तो लंग से ही आया ना ये। तो जब देखो कार्बन डाइऑक्साइड तीन तरह से बनता है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड तो सीधा ब्लड में जाएगा, ये 7%, ये डिजोल्व फॉर्म। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इट गोस हियर, और ये क्या करता है, इसका डिसोसिएशन करता है। तो ये हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है प्लस ऑक्सीजन। ये हमारे पास आ गया कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। ये पहला तरीका था, ये दूसरा तरीका था, और ये ऑक्सीजन जो है ये टिश्यू को सप्लाई कर दिया जाता है। अब थर्ड कैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड थर्ड जो है कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिल जाता है, और एक एंजाइम होता है सी ए। सी ए का मतलब क्या है, यहाँ लिख देता हूँ। सी ए का मतलब है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये क्या करता है, इसको H2CO3 में कन्वर्ट कर देता है। देन इसको फिर भी नहीं छोड़ता, फिर इसके पीछे लग के इसको H पॉजिटिव आइंस प्लस बाइकार्बोनेट आइंस में बदल देता है। अब देखो ये बाइकार्बोनेट आइंस जो है ये सेल के अंदर ज्यादा देर नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते भैया, नेगेटिवली चार्ज आइन है, नेगेटिवली चार्ज आइंस अंदर ज्यादा रहेंगे तो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को चेंज करेंगे। मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी हार्म हो जाए तो सेल कैन इवन डाई। तो ये बाइकार्बोनेट आइंस जो है ये बाहर को निकल जाते हैं। सॉरी, this membrane is actually I told you bicarbonate ion जो है they are the membrane is permeable to bicarbonate ion. So जब bicarbonate ion निकल जाते हैं, bicarbonate ion निकलेंगे, अब membrane की न्यूट्रलिटी को अब membrane की न्यूट्रलिटी को खतरा है क्योंकि सारे नेगेटिव आयन बाहर चले गए। अब यहाँ से क्या होगा, क्लोराइड आयन जो है ये अंदर जाएंगे। अब ये क्लोराइड आयन ब्लड से अंदर जाएंगे टू इनटू द RBC so that the electrical neutrality of the cell is maintained. So इसको हम बोल देते हैं क्लोराइड शिफ्ट। और बड़ी बड़ी बुक में एक और नाम लिखा होता है हैमबर्गर्स फिनोमिनन, गूगल कर लेना। ओके, so chloride shift happens at the tissue level. Now this bicarbonate ions it doesn't stay here. ये क्या करता है, ये जो है सोडियम आयन के साथ मिल जाता है और बना देता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है जाता है टुवर्ड्स द एल्वियोलाई। क्यों, क्योंकि इसको रिलीज भी तो करना है। अब देखो ये जो H पॉजिटिव आयन यहाँ पे बना, ये क्या करेगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अंदर बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी, है ना। तो एसिडिटी बढ़ गई तो सेल तो मर जाएगा। तो ये हाइड्रोजन आयन क्या करता है, इट गोज हियर, और ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ खुद जुड़ जाता है और ऑक्सीजन को लिबरेट कर देता है। ये ऑक्सीजन फिर से जाता है टिश्यू के पास। तो देखो ऑक्सीजन कैसे सप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो अगर PCO2 बढ़ता है तो ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाता है हीमोग्लोबिन से। अगर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो भी ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाता है और टिश्यू के पास चला जाता है। यही वो चीज़ है जो हमने पीछे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कम में पढ़ा। इसको रिलेट करो, रिलेट करने से थोड़ा इजी हो जाएगा, रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे, समझ में आएगा कि हीमोग्लोबिन जो है क्यों अनलोड होता है इन द व्हेन द PCO2 इज हाई, व्हेन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज हाई। नाउ दिस हीमोग्लोबिन इट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी। क्यों, क्योंकि जितने H पॉजिटिव आइंस बन रहे थे, ये जो H पॉजिटिव आइंस बने ये तो हीमोग्लोबिन ने अपने साथ मिला लिए, इसकी वजह से अल्टरनेटी जो है वो मेंटेन हुई। तो जो हीमोग्लोबिन है एट टेस्ट बफर एट टिश्यू लेवल पे हीमोग्लोबिन जो है, देखो जो भी हाइड्रोजन आइंस के इफेक्ट को कम कर दे, जाए हाइड्रोजन आइंस को फ्री ना रहने दे, उनको कंबाइन कर ले, वो बफर का काम करता है। क्योंकि अगर हाइड्रोजन आइंस ज़्यादा रहेंगे सेल में तो वो एसिडिटी pH को कम करेंगे, एसिडिटी को बढ़ाएंगे, जिससे कि सेल के मरने के खतरा होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट there is some molecule, there is some compound that neutralizes this excess acidity, and this work is done by hemoglobin here. So hemoglobin act as the
hemoglobin act as the buffer at tissue level. So I think you get to know about all these things, that how the carbon dioxide is transported from the tissue to the blood. Now from the blood to the alveoli we have to transfer it. Now आगे alveoli में आ गया, यहाँ पे ये alveolus है। अब देखो यहाँ पे क्या बन के आया था, पीछे हीमोग्लोबिन H बन के आया था, हीमोग्लोबिन CO2 बना हुआ था, यहाँ पे बाइकार्बोनेट आइंस बने हुए थे, है ना। रुको, ये था सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये डिसोसिएट हो जाता है, सोडियम आइंस अलग हो जाते हैं, बाइकार्बोनेट आयन अलग हो जाते हैं। अब ये बाइकार्बोनेट आयन परमिएबल है भैया, इसको तो फ्री चांस मिला हुआ है, कहीं भी चला जा। तो ये बाइकार्बोनेट आयन अब अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अब ये बाइकार्बोनेट आयन जब अंदर चले गए, अब देखो यहाँ पे PO2 हाई है ना। तो क्या होगा, जब ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, कहाँ गया पेन। अब यहाँ पे देखो, ये जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे बहुत सारा ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आता है ना, डिफ्यूज हुआ। तो ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ बनके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, क्योंकि पीएच पॉजिटिव जो सॉरी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम है, तो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे भी ऑक्सीजन आता है, और ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ अपना ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर चले जाएगी डिफ्यूजन के थ्रू, है ना। यही तो हो रहा है, ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी में जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो रहा है इनटू द एल्वियोलस। लेकिन ये H पॉजिटिव आइंस, दे आर वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। So how to get rid of these? How to get rid of these H positive ions? Because if they stay in the cell, they will increase the acidity and they will kill the RBC. तो ये हाइड्रोजन आयन क्या करता है, ये जाता है इस बाइकार्बोनेट आयन के पास और इसके साथ मिलके H2CO3 बना लेता है। H2CO3 बनाने के बाद ये जो है H2O प्लस CO2 में डिसोसिएट हो जाता है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज रिलीज्ड इनटू द एल्वियोलस। तो ये अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेस की एक्टिविटी के इन्फ्लुएंस में होता है। तो इस तरह से जो अब हाइड्रोजन आइंस को कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है, हाइड्रोजन आइंस को कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आइंस को किसने लिया, बाइकार्बोनेट आयन। तो HCO3 नेगेटिव एक्ट एज बफर एट एल्वियोलाई लेवल। तो ये जो बोल रहा हूँ लाइंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ऐसे सिंपल सिंपल थोड़ी ना आएगी, यही पूछे जाके एट द एल्वियोलर लेवल व्हिच वन इज एक्टिंग एज बफर, हीमोग्लोबिन और बाइकार्बोनेट आयन। सो बाइकार्बोनेट आयन एट द टिश्यू लेवल व्हिच इज एक्टिंग एज बफर, hemoglobin is acting as buffer. So I think you get to know how the carbon dioxide is. Now if the bicarbonate ions are going inside, I forgot to tell you this, then also the neutrality is harmed। क्यों, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज अंदर हो गया। तो इसके बदले में जो क्लोराइड आयन पहले लिया था, क्लोराइड आयन का काम कुछ नहीं बेचारे का, इसको बाइकार्बोनेट जहां जाएगा वहां से धक्का मार के निकाल दिया जाएगा। बाइकार्बोनेट ब्लड में गया तो इसको धक्का मार के हिमो आरबीसी में भेज दिया गया, और जब आरबीसी में बाइकार्बोनेट आयन गया तो इसको वहां से धक्का लगा के वापस भेज दिया गया। अब ये वापस अपनी जगह पे आ रहा है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ये भी पूछ सकते हैं क्लोराइड शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है, टिश्यू लेवल पे, और रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है, एल्वियोलाई लेवल पे। तो दिस इज हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकिंग प्लेस। ये सब पढ़ो, 2 मिनट पॉज करो, ये सब पढ़ो। अच्छा, रेस्पिरेशन का जो रेगुलेशन है वो पढ़ेंगे, कैसे रेगुलेट हो रहा है। 2 रेगुलेशन, न्यूरल रेगुलेशन और केमिकल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन बेसिकली न्यूरॉन्स के साथ होगा, न्यूरॉन्स के क्लस्टर्स होते हैं हमारे ब्रेन में, ओके। और केमिकल रेगुलेशन में कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। कीमो रिसेप्टर्स जो हैं ये वो होते हैं दैट कैन सेंस चेंज इन PCO2, PO2, H positive ion concentration. So these are the chemoreceptors. न्यूरल रेगुलेशन पढ़ते हैं। न्यूरल रेगुलेशन में देखो हमारे पास ब्रेन में 2 रीजन है, जो ब्रेन के सबसे पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ पे पोन्स होता है और मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा में इंस्पिरेटरी एरिया है, एक्सपायरेटरी एरिया है, और पोन्स में न्यूमोटैक्सिक एरिया और एनियोस्टिक। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं गया, बट यू शुड नो, ओके। क्या याद रखना है कि हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर में 2 जगह पे रेस्पिरेटरी सेंटर है, एक मेड्यूला में, एक पॉन्स में। मेड्यूला में 2 है, इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी। पॉन्स में भी 2 है, न्यूमोटैक्सिक और एनियोस्टिक। ये देखो, ये जो इंस्पिरेटरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिख रहा हूँ, सब कुछ लिख के दे रहा हूँ। इंस्पिरेटरी सेंटर, इंस्पिरेटरी एरिया, ये जो है दिस इज द पेस मेकर।
मतलब ये जनरेट करता है नर्व इम्पल्सस, नर्व इम्पल्सस कह लो या एक्शन पोटेंशियल कह लो, ये इनको जनरेट करता है और जनरेट करके सेंड करता है डायफ्राम को और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को। और ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इनहेलेशन होता है, राइट। तो इंस्पिरेटरी एरिया इज द पार्ट ऑफ द दिस regulation of respiration which generates the action potential which sends impulses to the phrenic nerve which supplies the diaphragm and intercostal nerves which supply the external intercostal muscle, both of these contract। यहाँ पे आप mechanism of एक बार mechanism of respiration पढ़े या इनहेलेशन या ब्रीथिंग पढ़ें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो इंस्पिरेटरी एरिया पेसमेकर है, नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करता है जो कि इनहेलेशन में मदद करता है। अब एक्सपायरेटरी एरिया का बात करें, मैंने बताया कि जो एक्सलेशन है वो जो है वो पैसिव प्रोसेस है, लेकिन जब आपको फोर्सफुली एक्सेल करना है, मानो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको इंस्पिरेशन बढ़ेगा तो आपको एक्सपायरेशन को भी फोर्सफुली करना पड़ेगा। उस केस में क्या होता है कि एक्सपायरेटरी एरिया जो है वो गेट स्टिमुलेटेड और ये जो है सेंड करता है इम्पल्सेस टू द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स प्लस एब्डोमिनल मसल्स। और जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होता है, पल्मोनरी प्रेशर जो है इंक्रीज होगा और पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एक्सेलेशन होगा, वो भी कौन सा, फोर्सफुल। This is what the expiratory area is doing. So inspiratory area it is active every time. Like it sends impulses for 2 seconds. उसके बाद जो 3 सेकंड होते हैं उसमें वो मसल रिलैक्स करते हैं और एक्सलेशन होता है। लेकिन जब हमें फोर्सफुल एक्सलेशन करना है तब ये जो एक्सपायरेटरी एरिया है ये एक्टिव होता है। अब न्यूमोटैक्सिस का क्या काम है, न्यूमोटैक्सिस का ये काम है कि ये ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करता है। अब आप किसी पहाड़ पे चढ़े हो, है ना, तो वहां पे एयर में एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम होगा, तो हमें चाहिए कि हमारे लंग्स जल्दी जल्दी वेंटिलेट हो, क्योंकि जितना वेंटिलेट होगा उतना ऑक्सीजन अंदर आएगा तो हम जो है हमारा ऑक्सीजन को पिक करने के चांस ज़्यादा है। तो ये ब्रीथिंग रेट को बढ़ा देता है। ब्रीथिंग रेट कैसे बढ़ता है कि जो इंस्पायरेशन का टाइम था, डिले जो होता है इंस्पिरेशन में उसको शॉर्टन करता है। मतलब अगर आप इंस्पायर कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए इंस्पायर कर रहे थे तो ये इसको 1 सेकंड में रिड्यूस कर देगा। तो 8 सेकंड में इंस्पायर करेंगे तो ऑब्वियसली 8 सेकंड में या 1.5 सेकंड में आपको एक्सेल भी करना पड़ेगा। तो ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करता है। और जो एनियोस्टिक होता है वो स्लो डाउन करता है। जब आप कोई वैसा से आसन कर रहे हो, योगा कर रहे हो जिसमें आपको सांस को बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ना है, धीरे धीरे लेना है, तो ये एनियोस्टिक सेंटर जो होता है ये काम करता है उस समय। और जब आपको सांस जल्दी लेना जल्दी छोड़ना है, जैसे कपालभाति वगैरह में करते हैं, तो आप न्यूमोटैक्सिक जो है आपका स्टिमुलेट होता है, वो करता है जल्दी इंस्पायर करो, जल्दी एक्सेल करो, एक्सपायर करो। सो दिस इज हाउ द न्यूरल रेगुलेशन इज टेकिंग प्लेस। देन इज द केमिकल रेगुलेशन। केमिकल रेगुलेशन में कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, एक सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं जो मेड्यूला में यहाँ ऐसे ऐसे होंगे, और एक होते हैं पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर जिसमें आयोटिक आर्च में होते हैं। आयोटिक आर्च क्या होती है, जो ये वेंट्रिकल से ब्लड को बॉडी को सप्लाई कर रही है, इस आर्च को, ये जो एरिया इसको हम बोलते हैं आयोटिक आर्च। एयोटिक आर्च में कहीं कहीं ऐसे बिखरे पड़े, कहीं कहीं यहाँ पे होते हैं दीज आर द कीमोरिसेप्टर्स। सिमिलरली इन द कैरोटिड आर्टरी, ये जो ऊपर देख रहे हो, ये जो ऊपर जा रही है कैरोटिड आर्टरी होती है जो कि हमारे ब्रेन को, आइस को ब्लड सप्लाई करती हैं। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं यहाँ पे होते हैं कीमोरिसेप्टर्स। तो कीमोरिसेप्टर्स की लोकेशन याद रखना। अब व्हाट डू दे कीमोरिसेप्टर्स डू, ये कीमोरिसेप्टर्स क्या करते हैं, कीमोरिसेप्टर्स
सेंस PO2 अगर लेस हो जाएगा तो PCO2 बढ़ जाएगा तो H पॉजिटिव बढ़ जाएगा, तो इन सब को सेंस करते हैं और उसके बाद सेंड करते हैं इम्पल्सेस टू रेस्पिरेटरी सेंटर। अब जब ये रेस्पिरेटरी सेंटर को भेजेंगे तो ये भेजेंगे इम्पल्सेस, तो उनको बोलते हैं कि इंक्रीज ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट बढ़ेगा तो वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर होगा, वेंटिलेशन होगा तो PO2 बढ़ेगा, PCO2 कम होगा, H पॉजिटिव आइंस जो है कम होंगे। सो दिस इज व्हाट कीमोरिसेप्टर्स आर डूइंग। जब यहाँ पे ये कंडीशंस ज़्यादा थी तो कीमोरिसेप्टर ने सेंस किया, तो इन सब ने ये सिग्नल भेजे टू द ब्रीथिंग सेंटर, ब्री रेस्पिरेटरी सेंटर जो हमने पीछे बात करी, उनको भेजे जो वो ब्रीथिंग रेट को बढ़ाएंगे, वेंटिलेशन बढ़ेगा और ये सब जो है नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। अब देखो इसको इंस्पायरेटरी एरिया तो कहीं पर वहाँ पे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी कहा गया, क्योंकि ये रिदम रिदम क्या रिदम ही तो बना रहा है। 2 सेकंड के लिए स्टिमुलेट करता है देन छोड़ देता है, फिर 2 सेकंड के लिए स्टिमुलेट करता है देन छोड़ देता है। तो दिस इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ आप पढ़िए कि हमारे पास जो है स्पेशल सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम है, मेडुला में होता है जिसको रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहा गया है, अनदर सेंटर पॉन्ड्स में होता है जिसको हम न्यूमोटॉक्सिक बोलते हैं। ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट करना, मॉडरेट मतलब इंक्रीज डिक्रीज करना। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। वहीं जो न्यूमोटैक्सिक है वो इंस्पिरेशन को उसकी ड्यूरेशन को कम करता है, मतलब ब्रीथिंग रेट को बढ़ाता है, अल्टर नहीं करता है। अल्टर भी करता है मतलब इंक्रीज करता है बेसिकली। कीमो सेंसिटिव एरिया मतलब कीमो रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, एक तो रिदम सेंटर के अराउंड होते हैं मतलब जो मेड्यूला ऑब्लंगाटा में होते हैं, और बाकी कहाँ पे होते हैं विच इन टर्म एंड कहाँ पे है सम रिसेप्टर्स आर आल्सो एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी विच कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इन दिस, और वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल भेजते हैं ताकि ये जो वेंटिलेशन बढ़ सके, रिमीडियल एक्शन हो सके और वापस जो है कंडीशन। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का PO2 बढ़े कम हो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जब CO2 बढ़ेगा तभी सेल को जो है वो हार्म है। देखो PO2 अगर कुछ थोड़ा बहुत कम हो जाता है तो कुछ नहीं होता, लेकिन PCO2 जब बढ़ जाता है तो एसिडिटी बढ़ती है, हाइड्रोजन आयन बढ़ जाता है तो दिक्कत होती है, pH कम हो जाता है। तो हमारे जो कीमोरिसेप्टर्स हैं दे आर मोर एक्टिव टू change in the partial pressure of carbon dioxide and H positive ions rather than to the चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना नहीं चाहिए, H पॉजिटिव आयंस बढ़ने नहीं चाहिए। ओके, खत्म बस चैप्टर। अब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में 3 दे रखे हैं, पहले अस्थमा याद रखो, ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स जो है ये एलर्जी होती है, अस्थमा जो है एलर्जी होती है जिसमें कि हमारे जो ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स हैं वो इन्फ्लेट हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है उनमें, इन्फेक्शन हो जाती है। इम्फाइसेमा में याद रखना कि एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाती हैं, एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाती हैं जिसकी वजह से डिफ्यूजन कम होता है, डिफ्यूजन जो है गैसेस का वो डिक्रीज हो जाता है, डिफ्यूजन डिक्रीज हो जाता है। और इसका वन ऑफ द मेजर रीजन क्या है, स्मोकिंग। ऑक्यूपेशनल में क्या है, कुछ लोग ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे स्टोन का काम होता है, ग्राइंडिंग, ब्रेकिंग, या कुछ ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स का रिलीज होता है जो कि हमारे लंग्स में जाके बहुत सारी गंदी बीमारियां कर सकती हैं। फाइब्रोसिस हो सकता है। फाइब्रोसिस क्या होता है, देखो हमारा जो लंग है उस पर अगर ट्रैकिया, ये ब्रोंक्यूल्स देखा जाए तो इनमें बहुत सारा जो फाइबर होता है, बहुत सारे इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। अगर ये फाइबर्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो दे कैन कॉज इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन से फाइब्रोसिस होता है। फाइब्रोसिस इज अ वेरी डिफिकल्ट कंडीशन, वेरी सीरियस कंडीशन। इवन फाइब्रोसिस से ये जो डिफ्यूजन है ये अल्टर होता है, लंग, ये जो लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं। सो देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लीड टू फाइब्रोसिस एंड फाइब्रोसिस काजेस द लंग डैमेज। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें प्रोटेक्टिव मास्क पहनने चाहिए। सो दिस इज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। लंग कैंसर के बारे में याद रखना, लंग कैंसर जो है इट इज लीडिंग कैंसर, लीडिंग कैंसर इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा कैंसर के केस लंग कैंसर के हैं, इतना स्मोकिंग हो रखा है। सो सिगरेट स्मोकिंग को छोड़ो और ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ ये सब हो रहा हो वहाँ पे मास्क लगा के काम किया जाए। दीज आर सम ऑफ द ways by which we can prevent ourselves, we can protect ourselves from these disorders. With this
वी कंप्लीट आवर चैप्टर। दिस चैप्टर अगर आपने इतना पढ़ लिया जितना अभी तक पढ़ाया है तो आपके 12 में से 12 मार्क्स कंफर्म है, क्योंकि इसमें कुछ भी एक भी सिंगल पॉइंट जो है एनसीईआरटी से छोड़ा नहीं गया। एनसीईआरटी की लाइंस दी गई हैं, जब जब बीच में पढ़ा दिया जाए टॉपिक तो आगे लाइंस दी गई हैं, वहाँ पे पॉज करके उन लाइंस को पढ़ो ताकि आपको समझ में आए कि एनसीईआरटी कहना क्या चाहती है। एनसीईआरटी इज अ वेरी कोड लिखे होते हैं एनसीईआरटी में, यू हैव टू डी कोड दैट। तो हम in this video I have tried to decode those codes that are there in the NCERT. So thank you for watching, देखते रहिए, देखिए ये वीडियो और yes, see you in the next video. Thank you.